नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रोहित यहाँ पर अब अनिका से पूछता है कि तुम नानी माँ को कैसे जानती हो। तब अनिका कहती है कि जिसे मैं इतने सालों से डॉक्टर अमृता राय कुला समझ रही थी वो तो मिस्टर मारवा वो थे ही नहीं, और मुझे अभी यहाँ आने के बाद ही इसके बारे में पता चला है। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है क्या पता चला है तुम्हें। इससे पहले कि अनिका रोहित को कोई भी जवाब देती तभी अनिका को फिर से उसे एक कॉल आ जाता है, और अब अनिका जब उस कॉल को उठाती है तो उसे सामने से आवाज आती है आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी ही वो आपकी भेजी हुई लोकेशन पर आपको मिल जाएगा। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती है गुड जॉब एंड वेल डन, बहुत जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद अब अनिका अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर रोहित अब अनिका से कहता है अनिका अब क्या करना है, क्या चले फिर हम वहाँ पर हम अपने पापाओं की हेल्प करने के लिए। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हमें अपना सिर हिला देती है। इधर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने ब्लैक जंपसूट को कबर्ड से निकाल लेते हैं और उन्हें निकाल कर यहाँ अनिका बाथरूम में जाने ही वाली थी कि तभी रोहित अब अनिका को पीछे से एक जोर से हक करता है। तो वहीं अनिका अब कहती है ये क्या कर रहे हैं मिस्टर मारवा, आपका ये सब कम था क्या, आप फिर से शुरू हो गए, छोड़िए हमें देर हो जाएगी क्योंकि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है थोड़ी सी देर भी हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है अनिका, हो जाने दो ना देर। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को अपनी तरफ घुमा देता है और अब वो अपने दोनों ही हाथों को अब अनिका के गालों पर रखकर अब अपने आप को अनिका के करीब लेकर जाता है और वो अब अपने हाथों को अनिका के हाथों पर रख देता है। अनिका भी अब रोहित के दिल की धड़कनों को बड़ी ही अच्छी से सुन पा रही थी। वो उसकी गर्म सांसों को बड़े अच्छे से महसूस कर पा रही थी। यहाँ पर एक गहरी लंबी किस को पूरा करने के बाद अब रोहित अनिका को छोड़ देता है और अनिका अब कहती है मिस्टर मारवा आप सच में कभी भी नहीं सुधरेंगे ना। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को एक गुस्से के लुक में देखती है और अब वो अपना जंप सूट लेकर बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं रोहित के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है क्योंकि कई बार तो उसे ऐसा होता था कि उसे कई बार अनिका को ऐसे थोड़ा सा चिढ़ाने में ऐसे छेड़ने में मजा भी आता था, इसलिए अब उसके चेहरे पर ये स्माइल थी और अब वो यही सोचता है बस एक बार रिया को देख लें। ये सोचते हुए ही अब रोहित रेखा मौसी के रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि अभी अनिका तैयार हो रही थी, इसलिए रोहित ने सोचा तब तक मैं रिया से मिलकर आ जाता हूँ। इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब रोहित रेखा मूर्ति के रूम के पास आता है तो अब वो उनके दरवाजे को नॉक करने ही वाला था कि तभी रोहित देखता है कि दरवाजा तो बाहर से बंद है, जिसे देखकर वो अंदाजा लगा देता है कि शायद यहाँ पर कोई ना हो। लेकिन ये देखकर अब रोहित दरवाजे को खोलकर अब अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि उसकी प्रिंसेस तो अभी भी सो ही रही थी। इधर रोहित अब रिया के पास जाकर बैठ जाता है और अब बड़े ही ध्यान से अब वो रिया को देखने लगता है क्योंकि सच में रोहित को अपने तीनों ही बच्चों में से हालांकि ये नहीं था कि वो अपने बेटों को प्यार नहीं करता था, लेकिन रिया के साथ उसका अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा था। रिया को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे अपनी प्रिंसेस की तरह रखता था, इसलिए वो बस अब बड़े ही ध्यान से रिया को देख रहा था। इधर कुछ देर तक रिया को ऐसे ही सोते हुए निहारने के बाद अब वो रिया को उठाता नहीं है क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस की थोड़ी सी भी नींद खराब हो, इसलिए अब सोती हुई रिया को अब वो एक फोरहेड किस करता है और अब वो वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इधर कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब रोहित अपने रूम में आ जाता है तो रोहित यहाँ पर देखता है कि अनिका तो अब पूरी तरह से रेडी हो रही थी। उसे देखकर अब रोहित कहता है अनिका बस मुझे 5 मिनट दो, मैं भी बस अभी चेंज कर आता हूँ।
क्योंकि अनिका ने यहाँ पर अपनी ब्लैक कैट के आउटफिट को पहन लिया था। और ये कहते हुए ही रोहित भी अब अपने जंप सूट को लेकर अब बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद जब रोहित चेंज करके बाहर आता है तो अब वो भी खुद अच्छी तरह से रेडी होने लगता है। जैसे ही वो दोनों अब यहाँ पर अपने पूरी तरह से रेडी हो गए थे जाने के लिए, तब यहाँ पर अनिका का फ़ोन अचानक से बजने लगता है। अपने फ़ोन की आवाज़ को सुनकर अब अनिका जैसे ही अब बेड पर रखे हुए अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसे उस फ़ोन की स्क्रीन दिखाई देती है। जिस स्क्रीन पर वो नंबर शो हो रहा था उसको देखकर अब अनिका भी हैरान हो जाती है। अनिका भी यही सोचती है, आखिर ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है। अनिका ये सब सोचते हुए ही अपने ख्यालों में खो जाती है। इधर अनिका को इस तरह से अपने ख्यालों में देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, किसका फ़ोन है? अरे फ़ोन उठाओ ना, देखो अनिका फ़ोन कट जाएगा। अब ये रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या बताऊँ मिस्टर मारवा, क्योंकि फ़ोन ऐसे इंसान का है, अब मैं क्या कहूँ। अब अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, किसका फ़ोन है अनिका, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? अब अनिका कहती है, प्रोफेसर वांगापट्टू के बेटे मिस्टर कृष्णन का। अब एक बार और मुझे इनका फ़ोन आया था, लेकिन उस वक्त उनका फ़ोन मैंने उठाया नहीं था क्योंकि मैं उस समय बहुत ही बिजी थी और उसके बाद मेरे भी माइंड से स्किप हो गया। लेकिन अब फिर से आ रहा है। मैं बस मिस्टर मारवा यही सोच रही हूँ कि आखिर ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, क्या काम हो सकता है इसे मुझसे, क्योंकि बिना किसी काम के तो शायद ये भी मुझे कॉल नहीं करेगा। अनिका अब ये सोच ही रही थी। इस बार अब अनिका ने सोचा कि अब की बार फिर मैं उठा ही लेती हूँ, चाहे जो भी कोई बात न क्यों ना हो। आखिर बिना किसी वजह के तो वो मुझे कॉल नहीं करेगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, तुम फ़ोन को उठा लो, शायद सच में ही कुछ इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जैसा तुमने बताया कि वैसे तो पहले इसने कभी तुम्हें कॉल नहीं किया। अब यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं बस अभी फ़ोन पर उठाती हूँ और अभी बात करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। ये कहते हुए ही अनिका उस फ़ोन को उठाकर कहती है, हेलो। इधर अनिका की इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज़ आती है, हेलो अनिका, अब कैसी हैं आप? अब उस शख्स की इस बात पर अनिका कहती है, यस मिस्टर कृष्णन, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हैं और आपने कैसे फ़ोन किया? इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज़ आती है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, आई नीड योर हेल्प। आपके एक बार कहने से मैंने आपको इम्पीरियल कॉलेज तक पहुंचा दिया था। देखिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। इस बात पर अब अनिका कहती है, देखिए मिस्टर कृष्णन, मैंने अभी अपने हस्बैंड को खो दिया है, सो आई एम नॉट एबल टू चेक योर फादर। आप ऐसा कीजिए, मैं आपकी एक ही हेल्प कर सकती हूँ, आप इस बारे में अभी राजलक्ष्मी से कांटेक्ट कर लीजिए, वो भी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। मैं आपको कहती हूँ कि आप उन्हें लाइफ केयर हॉस्पिटल में बस तब तक एडमिट करवा दीजिए, उसके बाद राजलक्ष्मी उनका सारा का सारा ट्रीटमेंट कर लेगी। आई होप कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई मेजर इशू होगा, क्योंकि वो तो इतने फिट है ना। अपनी डाइट और योगा से उन्होंने खुद को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ है। तो ये कोई माइनर ही इशू हैं जिन्हें राजलक्ष्मी अच्छे से देख सकती है। इवन राजलक्ष्मी तो मेजर इशू को भी बहुत ही अच्छे से चेक कर सकती है और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकती है। बिलीव ऑन मी, सी इज अ बेस्ट डॉक्टर। ये कहते हुए अनिका कहती है, ओके मैं भी फ़ोन रखती हूँ। ये कहते हुए इधर अनिका ने अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और अब वो खुद एक गहरी सोच में चली जाती है। इधर अनिका को ऐसे देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, क्या कहा उसने? मिस्टर कृष्ण से क्या बात हुई है तुम्हारी? अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, लेकिन वो कह रहे थे कि प्रोफेसर वांगापट्टू की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम वरीड अबाउट हिम, क्योंकि उनसे ही तो मैंने इतना कुछ सीखा है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है,
हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। एक काम करो, तुम निखिल के साथ उस गांव में पहुंचो और मैं जाकर देखता हूँ कि मिस्टर कृष्णन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि उनसे तुमने आयुर्वेद की इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उनके उनके लिए कुछ करने का। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, तो इसका मतलब मिस्टर मारवा आप अभी मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका तुम खुद ही बताओ ना, क्या क्या हमारा उनके लिए कोई फर्ज नहीं बनता है? अब हाँ, अब खुद ही बताओ। और रही बात, क्योंकि अब तुम तो वहां पर नहीं जा सकती हो, क्योंकि ये बात तो अब सबको पता है कि तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने सोर्सेज के द्वारा अब सब कुछ पता करता हूँ और उनके पीछे से कोई हेल्प करता हूँ। डोंट वरी, मैं किसी के भी सामने नहीं जा रहा हूँ। ये कहते हुए ही अब वो ये कहते हुए रोहित अनिका से कहता है, अनिका यू टेक केयर, तुम एक काम करो, तुम अभी के लिए मेरा चोपर लेकर बेंगलोर जाओ और मैं इधर रेखा मौसी के चोपर को लेकर मिस्टर कृष्णन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल कर दूंगा। और हाँ, तुम ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ये ठीक है, तो मैं फिर निखिल के साथ ही निकलती हूँ। और हाँ मिस्टर मारवा, रेखा मौसी के चोपर का कोड है 0908। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी कहता है, हाँ अनिका मुझे पता है, रिया ने बहुत बार मुझे उस कोड के बारे में बताया है, डोंट वरी, मैं अच्छी तरह से चला जाऊंगा। इधर रोहित अब अनिका को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है, तो वहीं निखिल भी अभी अपने कमरे में पूरी तरह से तैयार हो चुका था, क्योंकि निखिल को पहले से ही पता था कि उसे अब बेंगलोर के लिए निकलना है, इसलिए वो अब पूरी तरह से तैयार होकर बस अनिका के ही रिप्लाई का वेट कर रहा था। इधर जैसे ही अब निखिल को अनिका का मैसेज आया कि वो अपने रूम से निकल चुकी है, इसलिए निखिल भी अब अपने रूम से बाहर निकल कर अब अनिका के रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो अब रूम के बाहर आता है, तो अब वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। इधर कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अनिका को देख कर अब वो कहता है, मिस्टर रोहित मारवा। अब इस बात पर अनिका कहती है, वो मेरा ही काम करने के लिए गए हैं। ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी तो देखो मिस्टर मारवा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, वो बाद में आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं, क्योंकि अगर हम अभी नहीं चले तो फिर हमें बहुत ही लेट हो जाएगा, वो फिर बाद में देख लेंगे अगर उन्हें वहां पर आना है तो। इधर अब अनिका निखिल के साथ ही टेरेस की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर में वो दोनों भी टेरेस पर आ जाते हैं और अब वो उस चौपर में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद अब ये चौपर आसमान में होता है, तो वहीं रोहित भी अभी रेखा मूर्ति के चौपर में बैठकर सीधा ही उस चौपर को मनाली की तरफ लेकर जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर रेखा मूर्ति की पैलेस में रूम में सो रही रिया की जब आंखें खुली, तो अब वो अंगड़ाई लेते हुए ही देखती है और वो अब अपने मन में ही सोचती है, अब मैं मॉम और डैड को बताऊंगी कि मैंने उस सुपर विलन को कैसे कंट्रोल किया था। सच में ये बात तो मैंने उन्हें ये तो बता दिया था कि मैं अब एक सुपर गर्ल हूँ, मैंने वो गेम जीत लिया है, लेकिन मैंने कौन सी ट्रिक से उस विलन को हराया, ये बात तो मैंने अपने मॉम और डैड से की ही नहीं। अब मैं उन्हें सारी की सारी बातें बताऊंगी। यही सोचकर रिया अब बेड से उठकर अपने रूम से बाहर निकल कर जाने लगती है और अब वो अपने रूम में जाकर सबसे पहले तो फ्रेश होने के लिए शावर लेने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और पूरी तरह से रेडी हो जाती है। क्योंकि रिया यहाँ पर रेखा मूर्ति के कमरे में ही सो रही थी, इसलिए सबसे पहले वो अपने रूम में गई और वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर अपने मॉम और डैड को आवाज लगाने लगती है, क्योंकि अब उसे अपने मॉम और डैड को उस विलन के बारे में सब कुछ बताना था, उस गेम की हर एक डिटेल के बारे में। इधर रिया की आवाज को सुनकर वहां पर अब एक आदमी कहता है, रिया बेबी क्या हुआ है, आप इस तरह से काफी देर से क्यों अपने मॉम और डैड को पुकार रही हैं, क्या वो दरवाजा नहीं खोल रहे। अब उस आदमी की इस बात पर अब रिया कहती है, दादू अंकल क्या आपने मॉम और डैड को कहीं देखा है क्या। रिया की इस बात पर अब वो आदमी कहता है,
बेबी मैडम तो अपने रूम में है, आप उनसे ही पूछ लीजिए। और बेबी आप अभी लंच करेंगी या ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज रिया बहुत ही लेट उठी थी, इसलिए वो अब रिया से पूछते हैं। उस अब आदमी की इस बात पर अब रिया कहती है, मैं तो अभी ब्रेकफास्ट ही करूंगी। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, ठीक है फिर आप टेबल पर बैठिए, मैं तब तक आपके लिए ब्रेकफास्ट लगवा देता हूँ। उस आदमी की इस बात पर रिया कहती है, ओके एंड थैंक यू दादू अंकल। वैसे बड़ी मौसी और नानी माँ कहाँ पर हैं? उन्हें तो आपने देखा ही होगा ना, क्योंकि वो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही हैं। रिया की इस बात पर अब वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे सच में अब नहीं पता था कि वो रेखा मूर्ति और उसकी नानी कहाँ है। कि तभी अब यहाँ पर रिया के कानों में अपनी नानी माँ की ही आवाज़ आती है कि वो जानने के लिए आपको टाइम पर उठना चाहिए कि हम दोनों कहाँ पर हैं। अब अपनी नानी की ये आवाज़ सुनते ही रिया जब उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो उसकी नानी माँ उसके ही पास आ रही थी। इधर रिया अब अपनी नानी माँ के की तरफ बढ़ जाती है और अब वो अपनी नानी माँ से कहती है, गुड मॉर्निंग नानी माँ। रिया की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा रिया से कहती है, नॉट गुड मॉर्निंग रिया, गुड आफ्टरनून। आज आप बहुत ही लेट उठी हैं। हाँ, यही होता है ना जब आप रात भर गेम खेलते हैं और अर्ली मॉर्निंग लाउड म्यूजिक से सबकी नींद को खराब कर देते हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा ने रिया के ऊपर ही एक टोंट कसते हुए उसे कहा था, क्योंकि पिछली रात रिया ने उस गेम को जीतने की खुशी में इतनी तेज लाउड स्पीकर से जो उसने म्यूजिक बजाकर डांस किया था, तो वो उसे वही रियलाइज करा रही थी कि रिया ने वो सच में गलती की थी। वो ऐसे किसी को भी इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा सकती हैं। इधर अपनी नानी माँ की ये शिकायत भरी बात सुनकर अब रिया कहती है, सॉरी नानी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब तक यहाँ पर एक सर्वेंट अब रिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप अभी ब्रेकफास्ट करेंगी तो लंच कब करेंगी रिया? क्योंकि अब ना तो आपके ब्रेकफास्ट का टाइम बचा है और लंच के लिए भी फिर आप लेट हो जाएंगी। अब अपनी नानी माँ की ये बात सुनते ही रिया कहती है, कर लूँगी नानी माँ, आप भी मेरे साथ पास्ता खा सकती हैं। वो दादू अंकल सच में बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाते हैं ना, इसीलिए। रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप ऐसा कीजिए, आप खुद अभी ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि हम तो अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, मेरा साथ देने के लिए नानी माँ प्लीज़ आओ ना, यहाँ बैठो। आपको पता है बड़ी रानी प्रिंसेस लतिका का साथ देने के लिए दो बार ब्रेकफास्ट करती थी, तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप तो मेरी अच्छी नानी हो ना, प्लीज़। अब रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा को रिया की इस प्लीज़ पर काफ़ी ही दया आ जाती है और अब वो रिया पर उसे अब रिया के ऊपर बहुत ही प्यार आ रहा था और अब वो रिया को मना भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो रिया का साथ देने के लिए थोड़ा सा अपनी प्लेट में पास्ता निकालकर अब उसके साथ बैठ जाती है और वो उसे खाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और रिया ये दोनों ही अब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में गुलेरिया हाउस में इधर अपने ही रूम में राजलक्ष्मी अपनी ही सोच में थी। राजलक्ष्मी आज सोच रही थी कि आज चाहे जो भी हो जाए अब वो सच का पता जरूर लगा लेगी, क्योंकि वो उसे जब से उसे धर्मराज जब से उसे वहां पर ऊपर उस कमरे से आवाज आई थी, तब से लेकर राजलक्ष्मी के दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि न राजलक्ष्मी चैन से खा पी रही थी और ना ही चैन से सो पा रही थी। इसलिए अब वो अपना काफ़ी अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद अब वो अपना मन बना चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सच का पता अब लगा कर ही रहेगी, क्योंकि जब तक वो सच का पता नहीं लगाएगी तब तक उसे शांति ही नहीं मिलेगी। इसलिए वो भी बस कल मॉर्निंग में अब वो सोचती है कि वो बस कल मॉर्निंग में जब शारदा आंटी उस रूम की साफ सफाई करने के लिए उस रूम को खोलेंगी, तब वो उस रूम में साफ सफाई कर रही होंगी, उसके बाद ही राजलक्ष्मी वहां पर जाएगी।
यहाँ राजलक्ष्मी अब अपने दिमाग में वहाँ पर सब कुछ अपनी प्लानिंग कर रही थी कि कल उसे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि अब वो कल के दिन का इंतजार करने वाली थी, क्योंकि अब कल शायद उसके सारे ही सवालों के जवाब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जब से उसे उस रूम से आवाज आई थी तो न जाने उसके कितने ही सवाल एकदम से पनप गए थे कि आखिर वहां पर कौन हो सकता है। क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर कविनालिशा आई थी तब कविनालिशा ने वही बात की थी कि पहले भी आवाज आती थी और अभी भी आ रही है, तो अब उसका शक और भी गहरा हो गया था कि इसका मतलब तो यही हुआ कि न जाने कितने ही सालों से ये आवाज आ रही होगी। आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है, और अगर वो यहाँ पर कोई है तो उसे किसने कैद कर रखा है, और वो भी इतने सालों से। इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में नेत्रा भी अपने रूम में सो रही थी, क्योंकि इन दिनों नेत्रा भी मारवा हाउस में ही रुकी हुई थी। मारवा हाउस में उसने सारे ही लोगों को अपने सम्मोहन में किया हुआ था। जब नेत्रा यहाँ पर सो रही थी तभी अब उसका फोन बजने लगता है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब नेत्रा अपने फोन को देखती है तो इस पे सरजी यानी कि उसके पापा का ही फोन आ रहा था। इधर मोबाइल स्क्रीन को देखने के बाद अब नेत्रा कहती है, इन्हें रात में भी चैन नहीं है ना। अरे फोन को उठा, अब वो चिढ़ते हुए अब वो गुस्से से फोन को उठाती हो और अब वो हेलो कहती है तो उसे अब सामने से आवाज आती है, तुम अभी के अभी नेत्रा इसी वक्त मनाली में आ जाओ। सरजी की आवाज सुनते ही अब नेत्रा कहती है, क्यों, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, ऐसे अचानक से मनाली में कैसे आ जाऊं। नेत्रा की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, तुम आ जाओ, उसके बाद ही हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा मनाली में होना बहुत ही जरूरी है, वहां का हम बाद में देखते हैं। ये सारी ही बातें सुनकर अब नेत्रा की तो एकदम से ही नींद गायब हो जाती है कि आखिर मनाली में ऐसा क्या हो गया है जो उसके पापा उसे इतनी जल्दी मनाली में बुला रहे हैं। लेकिन अब इससे पहले कि वो उनसे कोई भी सवाल जवाब करती तब तक दूसरी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए अब नेत्रा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे भी बस जल्द से जल्द अब मनाली के लिए निकलना था, इसलिए अब वो अपने बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब नेत्रा अपने बाथरूम से बाहर निकल कर आती है तो अब वो यहाँ पर तैयार होती है और मारवा हाउस से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि नेत्रा को जल्द से जल्द मनाली पहुंचना था, इसलिए उसने ना खाना खाया ना और कुछ, वो सीधा ही ऐसे ही निकल गई। और अब वो मारवा हाउस से बाहर जाने के बाद अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर नेत्रा अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में चलाने लगती है, क्योंकि उसे अपने पापा के कहे अनुसार जल्द से जल्द मनाली पहुंचना था। इधर दूसरी तरफ भी मिसूरी गांव में वो बूढ़ी अम्मा वहां पर सभी को ही खाना बनाकर उन सब के लिए खाना बनाकर ले आई थी। बूढ़ी अम्मा को देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, अम्मा अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप सच में हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। राजीव की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप सभी यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, और क्योंकि यहाँ पर अब कोई और है भी तो नहीं जो आप सब के लिए कोई कुछ भी करे, इसलिए मैं बस ये कर रही हूँ। लेकिन रुको, पहले मैं एक बार अपने शिव जी पर भोग लगा कर आती हूँ, उसके बाद ही मैं आप सभी को खाना परोस दूंगी। अब बूढ़ी अम्मा ये कहते हुए ही अब गाजर का हलवा जो कि बूढ़ी अम्मा ने बनाया हुआ था स्वीट में, वो उसे अब केले के पत्तों पर डालकर उसे सबसे पहले शिवलिंग के पास रखने के लिए चली जाती हैं। और इधर यहाँ पर धनंजय पीरामल अब अपने हाथ को अच्छी तरह से धोकर अब सभी के आगे उन केले के पत्तों को रखने लगते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें भी अच्छी तरह से पता चल गया था कि यहाँ पर साउथ में बेंगलोर में यहाँ पर सभी अपना खाना किन्हीं बर्तनों में नहीं बल्कि केले के पत्तों पर ही खाते हैं। और वो तो यहाँ पर इसे ऐसे जंगल में थे, तो यहाँ पर उन्हें इतनी मुश्किल से खाना मिल रहा है, उनके लिए तो वही बड़ी बात थी। इसलिए अब वो ताकि उसकी बूढ़ी अम्मा की भी थोड़ी सी हेल्प हो, क्योंकि जब वो उनके लिए खाना बना कर लाती थी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था कि इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी उनकी वजह से वो परेशान होती है।
इसलिए अब उन्होंने सबके आगे उन पत्तों को रख दिया था। अब तक बूढ़ी अम्मा भी शिवलिंग पर अपना भोग चढ़ाकर फिर से वापिस आ जाती है। और वहां आने के बाद अब बूढ़ी अम्मा कहती है, ऐसा करो तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम सभी को ही खाना परोस दूंगी। यहाँ पर अब बूढ़ी अम्मा के कहने के बाद धनंजय भी अब अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और साथ के साथ वो अपने सामने भी अब एक केले का पत्ता रख लेते हैं। इधर यहाँ पर अब बूढ़ी अम्मा सभी को ही खाना परोसने लगती है। तो वो सभी अब सबको अपने अपने पत्ते पर खाना मिलने के बाद वो सभी अब बूढ़ी अम्मा के द्वारा बनाए गए उस खाने को खाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर बूढ़ी अम्मा ने इस खाने को काफ़ी ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ था, तो सच में ये खाना बहुत ही लाजवाब था, ये बहुत ही टेस्टी था। इसलिए सबने यहाँ पर अपने खाने का भरपूर आनंद लिया। इधर अब अपना डिनर फिनिश करने के बाद जब यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया कहता है उसके बाद क्या हुआ था अम्मा, प्लीज प्लीज आप आगे की कहानी बताइए ना। अब राजीव की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, उसके आगे हाँ ठीक है मैं बताती हूँ क्योंकि जब किंग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके बाद जब अनंता ने वहाँ पे कुछ पंछियों को भेज दिया था तो उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पंछी वहीं पर ही धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। इवन उनमें से कुछ तो मर भी गए थे। इधर अनंता को अब अपनी गलती पर बहुत ज्यादा ही गिल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से कितने ही मासूमों की जान चली गई। अरे कितने ही पंछी बेवजह मारे गए, उसमें उन पंछियों की क्या गलती थी। इसलिए अब वो यहाँ पर उसे अपने आप पर थोड़ी सी घृणा भी हो रही थी। इसलिए अब वो यहाँ पर उन पौधों का ख्याल बड़ी ही अच्छी तरह से रखने लगती है, जहाँ पर किंग ने उन सारे ही पंछियों को दफनाकर उनके ऊपर एक एक पौधा लगा दिया था। इसलिए अब अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वो यहाँ पर उन सारे ही पौधों की अच्छे से देखभाल करती है। और ऐसे ही एक दिन जब अनंता उन पौधों में पानी डाल रही थी तो तभी वहां पर किंग आ जाते हैं। जैसे ही किंग वहां पर आते हैं तो वो अनंता से कहते हैं, ये पौधे अब ठीक हैं, अब आपको इनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये प्रकृति के भरोसे हैं। यहाँ और भी लोग हैं, वो अगर कुछ होता है तो वो इन्हें संभाल लेंगे। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, प्लीज प्लीज करने दीजिए ना मिस्टर किंग, क्योंकि जब मैं ये काम करती हूँ यहाँ पर आकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन बेजुबान पंछियों की जान भी तो हमारी वजह से ही गई थी। शायद इसी से ही हम अपना प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस दिन ये सब नहीं करते तो उन बेजुबानों की जान नहीं जाती। वैसे आप खाना खाएंगे क्या आपने खाना खा लिया है? वो क्या है ना कि मैं खाना बनाऊंगी। अब अनंता की ये बात सुनते ही किंग कहते हैं, नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो सभी के लिए खाना बनता है मैं तो वही खाना खा लूँगा। अब किंग की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, ठीक है फिर मैं अभी जा रही हूँ। और ये कहते हुए ही अनंता अब वहाँ से जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन अब अनंता अपने दोस्त के साथ वहाँ पर खेल रही थी कि तभी उसकी दोस्त अब उससे कहती है, मेरा कल्याणम है। अपनी दोस्त की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, ऐसा क्यों? इस बात पर अब उसकी सहेली कहती है, अब पाने तय किया है और वो भी अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ। अब उसकी ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, तुम तो काफी खुश हो इस बात पर। अब अनंता की ये बात सुनकर वो लड़की भी कहती है, हाँ मैं भी उनके इस फैसले से खुश हूँ। अनंता तुम्हारी भी तो उम्र होती जा रही है ना, अब तुम भी सोचो अपने कल्याणम के बारे में। 16 साल की हो गई हो तुम, और हमारे यहाँ तो देखो ना 13 साल में ही शादी हो जाती है। अब ये सुनते ही अब अनंता कहती है, अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम जाकर करो, मुझे कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मुझ पर छोड़ दो। मुझे जब अपनी शादी करनी होगी तो मैं कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी शादी को एंजॉय करो। इधर देखते ही देखते अब अनंता की दोस्त की शादी का दिन भी बिल्कुल ही नजदीक आ जाता है। और यहाँ पर जब उसकी शादी का दिन आए तो वो अपने दोस्त की शादी में खुद अनंता भी काफ़ी अच्छी तरह से तैयार होकर उसकी शादी में गई थी।